हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आपका आसिम सर। तो हम दे रहा हूँ PT3 ANTS केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 51 इज गिवन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp आर रिलेटेड इज। अल्फा और Kp का रिलेशन कौन सी रिएक्शन के लिए यही होगा। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन नंबर 51। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं N2O4 2NO2 T इक्वल टू 0 में उसका ले लिया मैंने 1, दिस इज 0। T इक्वल टू T में 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, देयरफॉर टोटल मोल इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू P। P is the total pressure and partial pressure of NO2 equal to 2 alpha by 1 plus alpha into P. Therefore Kp equal to P NO2 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय P N2O4। तो पुट कर दीजिए वैल्यू 2 अल्फा P बाई 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा इंटू P। तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर P बाई 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर P बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो किसके लिए पहला रिएक्शन के लिए आ गया। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 52 इज गिवन ए सोल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन 0.04 ग्राम ऑफ NaOH पर लीटर। इट्स pH पर लीटर में 0.04 ग्राम है, तो उसका मोलारिटी निकाल देंगे। क्या है NaOH 52। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा NaOH। क्या मिलेगा Na प्लस प्लस OH माइनस, तो उसका मोलारिटी निकालते हैं हम। कितना होगा 0.04 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 1/1 इन लीटर। तो ये हो जाएगा 10⁻³ मोलर। दिस इज एट T इक्वल टू 0। ये भी 0 है, ये भी 0 है। T इक्वल टू T में क्या हो जाएगा, इट शुड बी 0। ये हो जाएगा 10⁻³ एंड दिस बिकम्स 10⁻³। देयरफॉर POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस POH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻³, दिस बिकम्स 3 POH। देयरफॉर pH इक्वल टू 14 minus 3, this becomes 11। 11 is option number C, option C correct answer। तो ऑप्शन C हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। 1 मोल ऑफ A, 1.5 मोल ऑफ B and 2 मोल ऑफ C are taken in a vessel of volume 1 liter. At equilibrium concentration of C is 0.5 mole per liter. Equilibrium constant for the reaction। equilibrium constant निकालना है। क्वेश्चन नंबर 53 is given A plus B giving C। इनिशियली मोल गिवन है सबका, 1 मोल है, 1.5 मोल है एंड 2 मोल है। तो T इक्वल टू T में क्या होगा 1 माइनस एक्स 1.5 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। यहाँ से जब डिसोसिएट होगा तो प्रोडक्ट में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यह डिक्रीज होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट शुड बी इंक्रीजेस। तो और क्या गिवन है, गिवन व्हाट इज गिवन इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ C इक्वल टू 2 प्लस एक्स, दिस इज गिवन 0.5 मोल पर लीटर। तो x आ गया माइनस 1.5 मोल पर लीटर। डेट मीन्स क्या हो रहा है, x का वैल्यू नेगेटिव मीन्स बैक फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से कैसी का वैल्यू निकाल देंगे। तो कैसी इक्वल टू 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई दिस इज 1.5 माइनस एक्स। तो एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे 2 माइनस 1.5 1 प्लस 1.5, ये हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 3। तो फाइनली आंसर आएगा 2.5 इंटू 3, आंसर इज 0.066 कैसी का वैल्यू। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54।
द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन 10 ml ऑफ ए सोल्यूशन विथ pH इक्वल टू 13। 10 ml सोल्यूशन है, उसका pH 13 है, तो उसमें H प्लस आयन कंसेंट्रेट नंबर ऑफ H प्लस पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 54, तो pH इक्वल टू 13 मीन्स pH इक्वल टू 13, देयरफॉर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इक्वल टू 10 to the power minus 13 mole per liter. Mole per liter, that means in 1000 ml 10 to the power minus 3 mole of H plus are present. Mole आ गया 10 to the power minus 3, therefore in 10 ml में कितना मोल होगा? 10 ml में हो, सॉरी कितना है, 10 ml, ठीक है, 10 to the power minus 13 इंटू 1000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 15 मोल H प्लस। देयरफॉर नंबर ऑफ H प्लस इक्वल टू मोल इंटू एन है, 10 to the power minus 15 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। फाइनली आंसर कम्स 6.023 इंटू 10 to the power 8। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज Kw इक्वल टू 10 to the power minus 16 at 4 degree Celsius, then a solution with pH equal to 7.5 at 4 degree will be। आयोनिक प्रोडक्ट Kw का वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 55, Kw इक्वल टू 10 to the power minus 16, देयरफॉर Pkw इक्वल टू 16। फॉर प्योर वाटर H plus concentration equal to OH minus, therefore pH equal to POH equal to pKw by 2। what is pKw? 16 divided by 2, this is the neutral pH, ये हो गया न्यूट्रल। therefore a solution of pH, अगर न्यूट्रल एड है तो 7.5 मीन्स एसिडिक। तो एसिड का रूल क्या होता है? एसिड क्या करता है? एसिडिक मीन्स एसिड, एसिड ने ब्लू लिटमस रेड बनाते हैं, तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, द pH ऑफ 10 to the power minus 11 मोलर HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो HCl इज एसिड, एसिड का pH हमेशा लेस देन 7 होगा। तो इन दिस केस क्वेश्चन नंबर 56, HCl H प्लस प्लस Cl माइनस, T इक्वल टू डायरेक्ट लिख देंगे, T में जीरो हो जाएगा, 10 to the power minus 11 10 to the power minus 11। तो अभी देखो यहाँ से अगर pH निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 11, बट 11 इज नॉट पॉसिबल फॉर HCl। तो इन दिस केस क्या करेंगे, हम H2O का कंसंट्रेशन कंसिडर कर लेंगे। तो H2O गिव्स H प्लस प्लस OH माइनस, T इक्वल टू T में कितना होता है, 10 to the power minus 7 10 to the power minus 7, देयरफॉर टोटल H प्लस इक्वल टू 10 to the power minus 7 प्लस 10 to the power minus 11 हो गया ना। तो आंसर कितना आएगा, 10 to the power minus 7 इंटू 1 प्लस 0.001, तो आंसर इज 1.001 इंटू 10 to the power minus 7। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, देयरफॉर pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1.001 इंटू 10 to the power minus 7, तो क्या होगा, 7 माइनस लॉग ऑफ 1.001, तो स्लाइटली लेस देन कितना होगा, 6.98 ऐसा कुछ होगा। तो उसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लाइटली लेस देन 7। तो दिस इज ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। pH थोड़ा सा कम होगा क्योंकि देखो एसिड है, एसिड का हमेशा लेस देन 7 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 57, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर A2 गैस गिव 2A गैस एट 400 and 600। 400 and 600 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या गिवन है, एट 400 कैसे इक्वल टू 10 to the power minus 8, एट 600 कैसे इक्वल टू 10 to the power minus 2। डेट मीन्स विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ कैसे का वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो कब होता है ऐसा, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है के का वैल्यू इंक्रीज होता है। एक्सोथर्मिक में उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन इज द
द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। pH of a saturated solution of BaOH whole 2 is 12. The value of solubility product KSP of BaOH whole 2 is। अभी देखो pH is given, pH का वैल्यू गिवन है। pH किसके लिए गिवन है? BaOH। तो यहाँ से मिलेगा Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस, हो गया ना। तो यहाँ कंसंट्रेशन कितना होगा? pH इक्वल टू 12, ये हो गया। गिवन pH इक्वल टू 12, तो POH इक्वल टू 2, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 2, हो गया ना। OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया 10 टू द पावर माइनस 2, तो यहाँ पे ये होगा S, दिस इज 2S, देयरफॉर OH माइनस आयन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू 2S। S इक्वल टू 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो सोलेबिलिटी प्रोडक्ट KSP इक्वल टू S इंटू 2S होल स्क्वायर। तो S इंटू कितना आएगा आंसर? ये हो जाएगा, सॉरी, S इंटू 4S क्यूब, सॉरी 4S स्क्वायर, 4S क्यूब। 4 इंटू व्हाट इज S? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो फाइनल आंसर होगा दिस कैंसिल आउट, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 KSP। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। गिवन दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 हैज द वैल्यू ऑफ। पहला रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 2SO3, क्या का वैल्यू गिवन है? 278 एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। टेम्परेचर सेम है, उसमें देखो क्या किया, रिएक्शन को उल्टा किया और किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा? क्या न्यू, क्या डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिएक्शन उल्टा किया तो 1 हो जाएगा, और डिवाइड किससे किया? 2 से, तो 1/√k। रिएक्शन को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, और 2 से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/√278, दैट मीन्स 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। रिएक्शन 2A gas plus B gas giving 3C gas plus D gas is begun with the concentration of A and B both at initial value of 1 molar. When equilibrium is reached, the concentration of D is measured and found to be 0.25 molar. The value of the equilibrium constant for this reaction given by the expression. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60। T इक्वल टू 0 में 1 1 0 0, T इक्वल टू T में 1 माइनस 2x 1 माइनस x 3x x। D का कंसंट्रेशन कितना गिवन है? गिवन कंसंट्रेशन ऑफ D इक्वल टू x इक्वल टू 0. दिस इज गिवन 2.5। देयरफॉर A का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? उसका हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस A का हो जाएगा कितना? A का होगा 1 माइनस 2 इंटू 0.25 0.50, A हो जाएगा, B का हो जाएगा 0.75 एंड दिस इज ऑल्सो 75, दिस इज 25। देयरफॉर क्या इक्वल टू 0.75 होल क्यूब 0.25 डिवाइडेड बाई 0.50 होल स्क्वायर, ये तो होगा ना, क्यूब टू दिस। तो ये आएगा फाइनली ऑप्शन नंबर, कौन से ऑप्शन आएगा? ए तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 is given the dissociation constant of a weak acid is 1 into 10 to the power minus 4. In order of prepare a buffer solution with a pH equal to 5, the salt by acid concentration ratio should be। तो क्या करेगा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 61। फॉर एसिडिक बफर वी नो pH equal to pKa plus log of salt by acid। तो यहाँ पे pH is given 5, तो pKa का वैल्यू गिवन है 10 to the power minus, सॉरी Ka का वैल्यू गिवन है 10 to the power minus 4, देन pKa equal to 4 प्लस log of salt by
एसिड, तो ए हो जाएगा log ऑफ सॉल्ट बाय एसिड इक्वल टू 1, देयरफॉर concentration of salt by acid equal to 10 to the power 1 means 10, तो रेशियो कितना हो जाएगा 10:1, that means option number C correct answer. Option number C is the correct answer. Next question number 62. The solubility product of CuS, Ag2S and HgS are this solubility product given है सबका. The solubility of these sulfides are in the order, तो इसका solubility सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी ऑर्डर निकालना है, तो एक एक करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 62. क्वेश्चन नंबर 62 सॉरी पहले गिवन है CuS, क्या मिलेगा यहाँ से Cu2 प्लस प्लस S2 माइनस S एंड S, क्या Sp इक्वल टू S स्क्वायर, देयरफॉर S इक्वल टू रूट ऑफ R KSP. S इक्वल टू गिवन हाउ मच, सॉरी KSP इज गिवन 10 to the power minus 31. S इक्वल टू 3.16 इंटू 10 to the power minus 15. फिर है Ag2S, यहाँ से बन जाएगा 2Ag प्लस प्लस S2 माइनस 2SS, KSP इक्वल टू 4S क्यूब, S इक्वल टू KSP बाई 4, ये बन जाएगा. उसका वैल्यू गिवन है 10 to the power minus 44. S इक्वल टू 10 to the power minus 44 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा S इक्वल टू 2.5 इंटू 10 to the power minus 45, तो S का वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power minus 15. दिस इज नॉट 15, ये आएगा आंसर 16. नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ HgS, क्या मिलेगा Ag2 प्लस S2 minus S and S, therefore KSP equal to S square, S equal to root over KSP, this is equal to root over 10 to the power minus 54, this is 10 to the power minus 27. अभी देखो S का वैल्यू उसके लिए सबसे ज़्यादा आ गया, therefore order is Ag2S then CuS then HgS, ये होगा करेक्ट आंसर. आंसर इन व्हिच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन नंबर 63 इज गिवन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. ये रिएक्शन के लिखे देखो MgCO3, दिस इज सॉलिड, सॉलिड के लिए नहीं होगा, MgO दिस इज सॉलिड, तो Kp इक्वल टू किसके लिए होगा, Kp इक्वल टू PCO2, Kp ओनली फॉर गैस, तो ये हो जाएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस, क्वेश्चन नंबर 64. कॉन्जुगेट एसिड क्या है, उसको H प्लस ऐड कर दो, NH2 माइनस प्लस H प्लस, क्या हो जाएगा, दिस इज द बेस, तो कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा NH3, दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. Which is the correct alternate for hydrolysis constant of NH4CN? अभी देखिए NH4CN कहाँ से आते हैं, 65 NH4CN मतलब NH4OH प्लस HCN, ये देगा NH4CN प्लस H2O, दिस इज वीक एसिड बेस एंड दिस इज वीक एसिड, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट. तो वीक एसिड एंड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए क्या करना है, KH निकालना है. तो KH निकालने का सबसे आसान तरीका क्या था, जो वीक होता था उसको KW के नीचे लिखना है. जैसे KW भाई दोनों वीक है तो क्या होगा Ka इंटू Kb, ये हो जाएगा. अगर मान लीजिए ऐसा होगा वीक एसिड स्ट्रांग बेस, उसमें वीक कौन है, वीक एसिड है, तो क्या इधर क्या लिखेंगे KW बाई Ka, जो वीक होगा उसको KW के नीचे लिखना है. और हाइड्रोलाइसिस स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के लिए पॉसिबल नहीं होता है. अगर मान लीजिए ऐसा हो गया स्ट्रांग एसिड वीक बेस, तो उसके लिए कैश क्या होगा KW बाई Kb, जो वीक होगा उसको KW के नीचे लिखना है. तो दोनों वीक हो यहाँ पे, दोनों को KW के नीचे लिख दिया, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66. द सॉल्युबिलिटी ऑफ
A2X3 इज Y मोल पर इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 66, A2X3 क्या मिलेगा यहाँ से 2A3 प्लस प्लस 3X2 माइनस T इक्वल टू T में A माइनस S 2S 3S, therefore KSP equal to not S here, it is Y given in question, this is Y given, तो हो जाएगा 2Y स्क्वायर इंटू 3Y क्यूब 4Y स्क्वायर इंटू 27Y क्यूब, दिस इज 108 Y टू द पावर 5। ऑप्शन नंबर कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। Next question number 67, variation of log k with 1/t is shown in the following graph in which straight line is at 45 degree। तो डेल्टा एस का वैल्यू निकालना है, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम लोग को पता है log बेस 10 क्या इक्वल टू माइनस डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 RT प्लस डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 R, ये होता है ग्राफ। तो एक्सोथर्मिक दिस इज द नेगेटिव फॉर, ये रिएक्शन का नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक के लिए वो नेगेटिव हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंट में क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से स्लोप क्या आएगा हमारा, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू माइनस डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 R, ये आएगा। तो tan थीटा कितना है 45 डिग्री एंगल है, तो 1 होगा, 1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 R, तो डेल्टा एस नॉट इक्वल टू माइनस कैलोरी में, अच्छा ठीक है 2.303 इंटू कैलोरी में R का वैल्यू 2 होता है, तो आंसर होगा माइनस 4.606 कैलोरी। अभी देखो ये फॉर्मूला में ये जो तुम्हारा नेगेटिव है एक्चुअली होना था ग्राफ होना था, ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा लग रहा था, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक्सोथर्मिक के लिए हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव फॉर्मूला का नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, जब पॉजिटिव होगा y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ ऐसा होता है, हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव 2H I गैस Kc 66.9 एट 350 डिग्री सेल्सियस एंड Kc इक्वल टू 50। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 68, टेम्परेचर इंक्रीज किया K डिक्रीज हो गया, तो क्या हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज होने से K का वैल्यू डिक्रीज होता है, तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस नेगेटिव, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, A गैस गिविंग B गैस प्लस C गैस, तो T इक्वल टू 0 में 1 0 0, T इक्वल टू T में 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, टोटल मोल एट T इक्वल टू T में इक्विलिब्रियम इक्वल टू हाउ मच 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, देयरफॉर P A इक्वल टू 1 minus alpha by 1 plus alpha into total pressure, and P B equal to alpha by 1 plus alpha into P, and P C equal to alpha by 1 plus alpha into P, therefore Kp equal to alpha by 1 plus alpha into P whole into alpha P by 1 plus alpha divided by 1 minus alpha by अभी 1 plus alpha and P कैंसिल आउट, तो फाइनली बचेगा क्या अल्फा स्क्वायर P बाई 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो फाइनल मोमेंट में Kp इंटू 1 माइनस Kp इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर P, तो Kp इक्वल टू अल्फा इधर आएगा, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया, Kp प्लस P, यही आएगा आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70,
क्वेश्चन नंबर 70 गिवन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम आर गिवन। 3 टू इक्विलिब्रियम गिवन है N2 plus 3:NH3, K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, N2 plus O2 गिविंग 2 NO2, K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, H2 plus half of O2 गिविंग 2 H2O, K3 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ 2NH3। अभी देखिए बहुत शॉर्टकट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 उसमें क्या किया, हमको टारगेट रिएक्शन क्या है, टारगेट रिएक्शन है 2NH3 plus 5/2 O2 and it gives 2NO plus 3H2O। अभी उसके लिए ये तीनों यूज करना है। देखिए ये कैसे बना सकता हो, उसके लिए क्या करना है, पहले NH3 क्या है, 2NH3 है, इधर क्या है तुम्हारा NH3 प्रोडक्ट का साइड में, यहाँ क्या है रिएक्टेंट का साइड में है, ये तो बात है ना। तो बाद में लिखते हैं फिर, और क्या है तो क्या करेंगे फिर, और NO2 ठीक है, 2 into 1 प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3H2O चाहिए, प्लस 3 into 3 minus 1, यही मिल जाएगा। तो जब भी किसी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो k का पावर में होता है n, तो क्या किया K2 1 से मल्टीप्लाई किया इंटू K3 होल क्यूब, माइनस किया तो मतलब रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने से नीचे आता है K1, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 to HI गैस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp changes with, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दुर्गेश सर, योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी। यहाँ पे हम पार्ट टेस्ट 3 का NTS का भी पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 72 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, कार्बोनेंस के बारे में पूछा है। तो कार्बोनेंस एक हमारे पास एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है जिसमें कार्बन के 3 बॉन्ड बनते हैं और कार्बन के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज, एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर निगेटिव चार्ज होता है। तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या है, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो या फिर उसके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। तो यहाँ पे 72 में हमारे पास बोथ ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स स्पीसीज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है और ये एक न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज भी है। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को या फिर इलेक्ट्रोफाइल्स को देगा, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट। 72 के लिए क्या सही हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, क्या बताना है 73 में। 73 में हमको एक्सप्लेन करना है ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके ऑर्डर से, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर से आपको पता होना चाहिए कि NH3 का माइनस आई इफेक्ट नाइट्रोजन प्लस NO2 से ज़्यादा होता है, ठीक है। NO2 से ज़्यादा होगा और इसका माइनस आई इफेक्ट आपका साइनाइड से ज़्यादा होता है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्टली आपके नोट से है। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को, जीओसी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जनरल ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। जनरल ऑर्डर याद रहेगा तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जैसे प्लस आई का ऑर्डर क्या होता है, माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है, प्लस एम का ऑर्डर क्या होता है, माइनस एम का ऑर्डर क्या होता है। अगर आपको ये मालूम है तो आप जीओसी के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देयरफॉर 73 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन होगा NH3, NO2 और साइनाइड, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 पॉजिटिव, NO2 और साइनाइड। ओके, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 में क्या है, 74 में हमको एक्सप्लेन करना है विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ विनाइल क्लोराइड इज लिस्ट स्टेबल, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी ऑफ RS, दैट मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो पाई बॉन्ड्स कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट वाले केस में पाई बॉन्ड 1 है, सेकंड वाले केस में पाई बॉन्ड भी 1 है, लेकिन ऑप्शन सी में हमारे पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन मेरे पास सी है, CH2 माइनस, CH पॉजिटिव और यहाँ पे Cl, इसमें पाई बॉन्ड्स नहीं है। जबकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा लिस्ट स्टेबल होगा। और यहाँ पे इस कार्बन का
बीच वाले कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, लिस्ट स्टेबल आरएस हमारे पास 74 में क्या हो जाएगा, सी। देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 75 में हमको टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स कितने हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, कितने इलेक्ट्रॉन्स का, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। साइक्लिक डिलोकलाइजेशन मतलब कंपाउंड हमारे पास साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, sp2 का मतलब कंपाउंड हमारे पास प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड हमारे पास प्लेनर होना चाहिए। और साइक्लिक डिलोकलाइजेशन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना चाहिए, जहां पे अगर n = 0 होगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, फॉर n = 0 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर n = 1 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन वाली कंडीशन। फॉर n = 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। फॉर n = 3 मेरे पास हो जाएगा 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर का मतलब sp2 होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में रिंग साइक्लिक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास साइक्लिक रिंग है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, और रिंग का हर एक एटम sp2 है, मतलब ये कंपाउंड हमारे पास क्या बन गया, ये कंपाउंड एरोमेटिक बन चुका है। सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट वाला क्या है, COT मॉलिक्यूल है। COT मॉलिक्यूल क्या होते हैं, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन ये हमारे पास साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ये हमारे पास एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। नॉन प्लेनर का मतलब ये हमारे पास एरोमेटिक नहीं हो सकता, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, सी को। तो सी में क्या है, 2 बेंजीन की रिंग है, और दोनों की दोनों रिंग क्या होगी, एरोमेटिक होगी, बिकॉज 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होगा, मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया हमारे पास। ठीक है, मैं फोर्थ ऑप्शन को देखूं तो फोर्थ ऑप्शन में मेरे पास क्या है, फोर्थ ऑप्शन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। जहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता है वो हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो ये वाला एरोमेटिक हो गया फर्स्ट, ये नॉन एरोमेटिक, एंड ये वाला एरोमेटिक हो गया। इसका मतलब ए और सी एरोमेटिक है, दैट मींस ऑप्शन ए और सी में ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ए एंड सी विल बी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बताना हमको, क्वेश्चन नंबर 76 में एक्सप्लेन करना है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अगर नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट मींस अगर अल्फा एच बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देखते हैं। पहले में मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में इथीन है। इथीन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहाँ पे अल्फा एच एक भी नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा एच भी नहीं होगा, मतलब इसके केस में अल्फा एच कितना हो गया, यहाँ पे अल्फा एच हो गया हमारे पास 0। सेकेंड वाले केस में क्या है, प्रोपीन है मेरे पास। बी वाले ऑप्शन में प्रोपीन में अल्फा एच हम काउंट करते कितना हो जाएगा, बी वाले केस में अल्फा एच हमारे पास हो जाएगा अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट H, दैट मींस ये अल्फा एच हमारे पास हो गया कितना, 3। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या है, सी हमारे पास क्या है, ब्यूटीन। ब्यूटीन का मतलब C2H5 है, वहां पे C2H5 का मतलब क्या हो गया, C2H5 का मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, और इस पे H कितने, 2, दैट मींस अल्फा H कितना हो गया, यहाँ पे अल्फा H हो गया 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, CH3 CH3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, CH डबल बॉन्ड CH2, दैट मींस ये अल्फा कार्बन हो गया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और यहाँ पे अल्फा एच कितना है, 1। ठीक है ना, तो अल्फा एच जितना ज्यादा होगा, अल्फा एच जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतनी ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन में अल्फा एच कितना है, 0, बी में क्या है 3, सी में क्या है मेरे पास 2, और डी में क्या है 1। देयरफॉर एल्कीन बी विल बी मैक्सिमम स्टेबल। ठीक है, देयरफॉर 76 का आंसर हो जाएगा मेरे पास बी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। बताना है कि कौन सा प्रोटॉन मोस्ट एसिडिक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड्स डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के ऊपर एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। H+ को निकालने के बाद जो हमारे पास एनायन बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है, अगर वो स्टेबल होगा इसका मतलब वो प्रोटॉन क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं मेरे पास कंपाउंड क्या है, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे COH। मतलब अगर मैं इस कार्बन से H को निकालूंगा तो जो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, यहाँ से अगर मैं H को निकालूंगा तो H को निकालने के बाद जो यहाँ पर निगेटिव चार्ज बनेगा वो निगेटिव चार्ज हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, और यहाँ से निकालने से हमारे पास जो निगेटिव चार्ज बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। इसका मतलब जो यहाँ पे प्रोटॉन होगा वो हाईली एसिडिक होगा। ठीक है,
बिकॉज यहाँ से H+ निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इसका ज्यादा होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इस प्रोटॉन का क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब प्रोटॉन क्या हो गया, C2H कार्बन नंबर 2 पे जो H है ना वो हाईली एसिडिक होगा, बिकॉज H+ निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो स्टेबल है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देयरफॉर 77 का ऑप्शन हो गया हमारे पास बी ऑप्शन, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, विच वन इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिपेंड्स अपॉन डिलोकलाइजेशन, रेजोनेंस। तो यहां से देखेंगे हम ऑप्शन नंबर ए में रेजोनेंस है, ऑप्शन नंबर बी में कोई भी रेजोनेंस नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, वहां भी रेजोनेंस है और डी में रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, बी और डी हमारे पास लेस स्टेबल है, ए और सी में रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो अब कंपेयर कर लेते हैं ए और सी में क्या होगा। ए और सी में जो हमारे पास ए वाला रेडिकल है, जो ए रेडिकल है वो है मेरे पास, जो ए रेडिकल है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास 3 डिग्री रेडिकल है, प्लस यहाँ पे रेजोनेंस भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, जो हमारे पास रेडिकल है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है, लेकिन ये रेडिकल कौन सा है, ये रेडिकल है मेरे पास 1 डिग्री, ठीक है ना, 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस, तो कौन स्टेबल होगा बताइए, रेजोनेंस स्टेबलाइज प्लस 3 डिग्री, दिस वन इज मोर स्टेबल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 79 में द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है, कौन सा इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। अगर लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होगा इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर लोन पेयर हमारे पास कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब वो किसी H+ को डोनेट होने के लिए अवेलेबल नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है मतलब वो H+ को आसानी से डोनेट हो सकता है और उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में दोनों का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी लिस्ट बेसिक होंगे, ठीक है। अब हमको देखना है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, जो नाइट्रोजन है pyridine का, ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज है, क्या है, ये नाइट्रोजन है मेरे पास sp2, और सी ऑप्शन में जो मेरे पास नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन है मेरे पास क्या है, sp3, ठीक है ना। हम जानते हैं sp3, ठीक है, sp2 है, तो sp2 का मतलब इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू sp3, तो इस लोन पेयर का डोनेशन इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, बिकॉज s कैरेक्टर बढ़ने से क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और s कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर का डोनेशन कम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो लोन पेयर है वो sp3 एटम के ऊपर है, sp3 नाइट्रोजन के ऊपर है, इसका मतलब क्या हो गया, इस लोन पेयर का डोनेशन बेटर होगा एज कंपेयर टू ऑप्शन ए, बिकॉज यहाँ पे जो n है वो sp2 है, ठीक है, ओके। देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना हमको। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अगर कॉन्जुगेट बेस हमारा स्टेबल है इसका मतलब हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बेटर होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में, बी में और सी में हमारे पास फिनॉल्स है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में अल्कोहल है। हम जानते हैं कि ए, बी और सी में जो फिनॉल है उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, फिनॉक्साइड बनेगा, वो मोर स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऐसे ही चला गया, बिकॉज वहां पे जो यहाँ पे फिनॉक्साइड नहीं बनने वाला। ऑप्शन नंबर डी में जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा खत्म हो चुका है। ए, बी और सी में हम कंपेयर करते हैं। ए मेरे पास क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दैट मीन्स इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा फिनॉक्साइड और यहाँ पे NO2 ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे मेरे पास क्या है, मिथाइल, मतलब इसके फिनॉक्साइड के ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। और सी वाला मेरे पास क्या ऑप्शन, नॉर्मल फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस बनेगा मेरे पास फिनॉक्साइड, ठीक है। अब देखिए, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं, बिकॉज नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो स्टेबल होगा, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, पुल करेंगे, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो NO2 यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, तो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 का क्या काम करेगा, NO2 का यहाँ पे -m इफेक्ट काम करेगा और -I इफेक्ट काम करेगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, CH3 का क्या काम करता है बताइए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। डोनेटिंग मतलब ये +H है और क्या है, +I, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है,
मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप फिनॉक्साइड आयंस को स्टेबलाइज करेंगे। इसका मतलब ऑप्शन ए का जो कॉन्जुगेट बेस है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस है वो मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट बेंजीन। ओके, देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी मोर एसिडिक बिकॉज उसका फिनॉक्साइड मोर स्टेबल है। ओके, देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड्स बताना है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके बाद बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बेंजीन का हर एक एटम क्या होता है, sp2 होता है। उसके बाद डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और डी वाले ऑप्शन में क्या है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। मतलब यहां से क्या हो गया, ये वाला कार्बन आयंस sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, ये वाला sp2 में है, और ये वाला भी क्या है, sp2 में है, और ये वाला क्या है, sp3 में है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं अगर परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। और अगर परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसका मतलब सबसे टॉप पे कौन होगा, सबसे टॉप पे हमारे पास होगा ए का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। बी और सी में कंपेयर करते हैं तो बी में भी sp2 है और सी में भी क्या है, sp2, लेकिन बी में 6 कार्बन sp2 है, बी में हमारे पास 6 कार्बन sp2, सब माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। जबकि ऑप्शन सी में जो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है R वाला, वो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। माइनस आई नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं और प्लस आई नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा R का, और यहाँ पे 6 sp2 कार्बन का माइनस आई इफेक्ट लगेगा। इसका मतलब sp2 में अगर हम कंपेयर करें तो बेंजीन वाला मोर स्टेबल है, दैट मींस ऑर्डर बनेगा A के बाद B, फिर B के बाद C, और सबसे लास्ट में कौन सा, D। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस का ऑर्डर बन गया। तो ऑर्डर कौन सा, ये ABCD है ना, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ देखते हैं। 82 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मोस्ट एसिडिक नेचर। ठीक है ना, अगेन एसिडिक नेचर हमको कंपेयर करना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। ए, बी और डी हमारे पास क्या है, एल्कोहल्स है, जबकि ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरे पास, फिनॉल। फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो डेफिनेटली मोर स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। जबकि ए, बी और डी मेरे पास जो एल्कोहल्स है ना, वो हमारे पास एल्कोहल्स है, फिनॉल्स नहीं है, मतलब इनके कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल होंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सी में फिनॉल है, फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस मैक्सिमम स्टेबल, इसका मतलब फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फिनॉक्साइड रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं 83। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बताना है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके। पीके का करेक्ट ऑर्डर बताना है। इसका मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk। इसका मतलब क्या हो गया, जो हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालेंगे उसका उल्टा ऑर्डर किसका हो जाएगा, Pka का, बिकॉज इन दोनों का बीच का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो हम कंपेयर कर लेते हैं। पहला कंपाउंड मेरे पास दिया गया है एसिटिक एसिड, दूसरा मेरे पास दिया गया है प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COH। ठीक है, तीसरा में हमारे पास क्या है PH CH2 COH। डी ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है CH3 CO CH2 COH। ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, अगेन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे। कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉन्जुगेट बेस एनायंस बनते हैं हम जानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कॉन्जुगेट बेस को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, उसको स्टेबलाइज करेंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से इसका जो ऑर्डर लगेगा, इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इसका भी क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इसका प्लस आई इफेक्ट, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा बिकॉज यहाँ पे इथाइल है। ओके, यहां पे देखेंगे तो पीएच का यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, और इसका भी क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होगा उतना स्टेबल इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, अच्छी होगी, ज्यादा होगी। तो ऑप्शन डी में हम देखेंगे तो ऑप्शन डी में जो इसका माइनस आई इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू पीएच। ए और बी में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जिसमें बी में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, ए में प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम है, जबकि सी और डी में क्या है, हमारे पास माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेंगे, और प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करेंगे। तो सबसे बेटर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है मेरे पास डी में, तो डी वाला मेरे पास क्या होगा, मोस्ट एसिडिक। उसके बाद सी में लग रहा है माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो डी के बाद सी के बाद ए, बिकॉज ए में जो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है ना वो थोड़ा कम लग रहा है,
तो डी सी ए और ए के बाद बी, ये मेरे पास किसका ऑर्डर हो गया, डी सी ए बी का ऑर्डर मेरे पास हो गया। ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बन चुका है। तो इसका उल्टा ऑर्डर किसका होगा, पी के ए का। तो पी के ए का ऑर्डर बनेगा हमारे पास डी का सबसे कम, उसके बाद सी, उसके बाद ए, और सबसे ज्यादा पी के किसका होगा, बी का। ठीक है ना, बिकॉज ए और बी में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है और सी और डी में क्या है, माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी सी ए बी। दैट मीन्स डी मीन्स 4, थर्ड सबसे ज्यादा सेकंड का है, सेकंड के बाद फर्स्ट का है, फर्स्ट के बाद थर्ड का है, थर्ड के बाद फोर्थ का है। दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अगर कार्बोकेटाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, और अगर कार्बोकेटाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं, इसका मतलब वो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा। तो पहला मेरे पास ऑप्शन क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, सॉरी यहाँ पे इसके मेटा पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है। मिथॉक्सी का मतलब OCH3। ओके, सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ही है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, इसके पैरा पोजीशन पे इस बार लगा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप। ओके, सी ऑप्शन मेरे पास क्या है, सी ऑप्शन नॉर्मली बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। एंड डी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन जो है मेरे पास बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, उसमें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे NO2 लगा है। ठीक है ना, तो ये NO2 मेरे पास क्या हो गया, -M और -I इफेक्ट, मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज कर दे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये स्टेबल हो नहीं सकता। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे हमको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये मेरे पास नॉर्मल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे +M इफेक्ट लगेगा, +M इफेक्ट और -I, मतलब ये मेरे पास ग्रुप कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये मेटा पोजीशन पे, हमको मालूम है कि मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करते। मेटा पोजीशन पे केवल और केवल क्या काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे OCH3 का केवल और केवल क्या लगेगा, -I इफेक्ट। इसका मतलब देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑप्शन नंबर डी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और ऑप्शन नंबर ए में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दैट मीन्स -I लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब बी ऑप्शन विल बी मोर स्टेबल, बिकॉज उसके केस में क्या है, उसके केस में है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। उसके बाद ए और डी में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये सबसे लास्ट में होंगे, तो बी के बाद ऑप्शन बनेगा हमारे पास सी। उसके बाद देखिए ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन करेगा, -M की -I, -M ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे लास्ट में। ऑर्डर यहां से क्या बन जाएगा, ऑर्डर यहां से बनेगा मेरे पास 2 के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर बन चुका है, 2, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर 84 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ओके। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं क्या है, 85। ठीक है, 85 में क्या पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन ऑकर्स इन। हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा बताना है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए sp3 अल्फा कार्बन पे कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने से ही मालूम चल रहा है कि sp3 कार्बन, लेफ्ट वाले कार्बन पे एक भी H नहीं है। ठीक है ना, ये वाले अल्फा कार्बन पे एक भी H नहीं है, मतलब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड वाले केस में क्या है, तीनों की तीनों बेंजीन रिंग है, और डेफिनेटली मेरे पास कोई भी sp3 कार्बन वहां पे नहीं है, तो अल्फा H वहां भी नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन सेकंड में भी पॉसिबल नहीं है। तीसरे वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, दिखाता हूं कैसे। यहाँ पे ये मेरे पास हो गया कंपाउंड, यहाँ पे रेडिकल है और यहाँ पे CH है। ठीक है, यहाँ पे H है, दैट मीन्स यहाँ पे अल्फा H प्रेजेंट है, अल्फा H प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो तीसरे वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, केवल और केवल तीसरे वाले केस में, देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, 85 के लिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपाउंड मेरे पास जो पहला दिया गया है वो कंपाउंड है मेरे पास बेंजीन के ऊपर NH2, दैट मीन्स ये कंपाउंड कैसा है, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। दूसरे वाले केस में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाया गया है। नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, -M इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -M और -I, ये कैसा हो गया, ये मेरे पास हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तीसरे वाले केस में क्या है, तीसरे वाले केस में पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाया गया है, मिथाइल ग्रुप, दैट मीन्स इसका क्या काम करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, +H एंड +I। ओके, अगर ये मेरे पास कैसा हो गया, ये मेरे पास हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या होगा, उस लोन पेयर का डोनेशन भी क्या होगा, बेटर होगा, फास्टर होगा। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ऑप्शन नंबर डी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे टॉप पे। विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे, जब खींचेंगे तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। सी के बाद ए के बाद बी, बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या बन जाएगा, सी ए बी, मतलब थर्ड, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोल रहा है, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। कौन सा कंपाउंड का प्रोटोनेशन डिफिकल्ट होगा। यहां से आप देखिए, अगर लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा मतलब वो किसी H+ को डोनेट नहीं हो सकता, मतलब उसका प्रोटोनेशन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो यहां से बस यही देखना है कि कौन सा लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फर्स्ट वाले केस में, सेकेंड वाले केस में और थर्ड वाले केस में लोन पेयर बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जबकि डी वाले केस में जो फिनॉल है, फिनॉल में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इस लोन पेयर का प्रोटोनेशन डिफिकल्ट होगा। अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, अगर बिजी हो गया तो वो H+ को डोनेट नहीं हो सकता। मतलब डी ऑप्शन में ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है उसका प्रोटोनेशन डिफिकल्ट है, बिकॉज लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88 क्वेश्चन। 88 बहुत सिंपल है। Which among the following is the most stable carbocation? Stability of carbocation क्या होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री, है ना। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखने से हिसाब से आपको मालूम चल रहा है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, बिकॉज सी क्या है मेरे पास, 3 डिग्री, ओके। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ देखते हैं। 89 क्या बताना, अगेन यहाँ पे मेरे को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कंपेयर करना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा। तो पहला मेरे पास जो कार्बोकेटाइन है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। कौन सा कार्बोकेटाइन है बताइए, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ओके। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंड जो कार्बोकेटाइन है, सेकेंड कार्बोकेटाइन आप ध्यान से देखिए, तो सेकेंड कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है। बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज बोल दिए, सेकेंड कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है। बैक बॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे पी पाई रेजोनेंस है, इसका प्लस एम इफेक्ट काम करेगा। क्या काम करेगा, प्लस एम इफेक्ट। सी वाला जो मेरे पास कार्बोकेटाइन है, CH3, CH पे पॉजिटिव और यहाँ पे CO CH3, ये वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, बिकॉज ये वाला पाई बॉन्ड नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होने वाला। पाई बॉन्ड हमेशा कैसे ब्रेक होते हैं, ब्रेक टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक होगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है। ये वाला ग्रुप इस कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा। एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसका माइनस एम इफेक्ट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बताइए, माइनस एम इफेक्ट। इसका मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं तो यहाँ पे क्या लग रहा है, +H और +I। और हमको मालूम है हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा डोमिनेंट कौन करता है, मेसोमेरिक। इसका मतलब बी वाला कार्बोकेटाइन मेरे पास मोर स्टेबल है, मेसोमेरिक वाला। उसके बाद ए हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। और सी मेरे पास लिस्ट स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी नहीं है और इसका माइनस एम इफेक्ट काम करेगा, ओके। तो ऑर्डर मेरे पास क्या बनेगा, ऑर्डर मेरे पास क्या बन गया, सेकेंड, फर्स्ट, देन थर्ड, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन पे Cl लगा है। Cl का मतलब इसका -I इफेक्ट काम करेगा। बी वाले केस में नाइट्रो ग्रुप लगा तो उसका -M इफेक्ट काम करेगा। मतलब ए और बी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज नहीं करते। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी में मिथॉक्सी का +M इफेक्ट काम करेगा, +M, है ना। और ऑप्शन डी मेरे पास क्या, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर लगे होंगे, इसका मतलब वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में जो मेरे पास है, ऑप्शन नंबर सी में जो मेरे पास बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, इसके पैरा पोजीशन पे OCH3 लगा है, मिथॉक्सी। मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, +M और -I। ये कैसा हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रल है और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने वाले हैं। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मेरे पास यहाँ पे हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91।
यहाँ पे हमको बताना है कि पीके वैल्यू क्या होगा, पीके वैल्यू डिक्रीज कब होगा। हम एक्स क्या रखें ताकि पीके वैल्यू उसके केस में सबसे कम हो। ओके, तो जो बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है, जो बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है बेंजोएट, अगर मैं बेंजोइक एसिड के बेंजीन के ऊपर अगर मैं बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा तो उसके केस में, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, उसके केस में कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। उसके केस में कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, B इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, C इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, D इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसका मतलब B, C और D क्या है, प्लस M इफेक्ट लगा रहे हैं। A में NO2 क्या होगा, अगर X बराबर NO2 होगा तो NO2 क्या लगाता है, NO2 लगाएगा -M, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करते हैं, बिकॉज कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, एनायन होता है। तो एनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर X इज इक्वल टू NO2 होगा, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा मतलब पीके वैल्यू कम होगी। देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 91 का ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 92, 2 moles of N2 and 2 moles of H2 are taken in a closed vessel of 5 liter capacity and suitable condition are provided for the reaction. When the equilibrium is reached, it is found that the half mole of N2 is used up. The equilibrium concentration of NH3 is, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 92 is given N2 plus 3H2. Initial mole is given T equal to 0 में 2 mole and 0, T equal to T में 2 minus X twice X. Given what? Given X equal to 0.5. Therefore, moles of NH3 equal to 2X. 2 into 0.5, 1 mole. Therefore, concentration of NH3 equal to 1 mole by 5 liter. 1 by 5 means 0.2 molar. So option number C is the correct answer. Next question number 93. When 3 mole of A and 1 mole of B are mixed in a 1 liter vessel, the following reaction takes place. The equilibrium mixture contains 0.5 mole of C. What is the value of equilibrium constant for the reaction? तो ये क्वेश्चन है A plus B giving 2C is given. Question number 93. A plus B giving 2C. Initial concentration is given T equal to 0 में 3 mole of A and 1 mole of B. 3, 1, 0. T equal to T में क्या बोला, T equal to T में डिसोसिएशन होगा उसका। दिस इज 3 minus X 1 minus, अभी देखिए यहाँ पे 3 minus 3x हो सकता था, बट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो बैलेंस रिएक्शन बोल रहे हैं। फॉर 1 मोल ऑफ A 1 मोल ऑफ B चाहिए, तो 1 मोल A है उसका 3 मोल है, ये क्या है, लिमिटिंग रीजन A है, तो अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रीजन पूरा काम करेंगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस x। ये तो बोला ना ट्वाइस x, बट गिवन क्या है, एक्टिव मास निकालना है, 1 लीटर है तो यही होगा एक्टिव मास, तो 1 से डिवाइड करने से सेम होगा। अभी क्या है करना है, इक्विलिब्रियम मिक्सर में C का मोल कितना है, गिवन, व्हाट इज गिवन, इक्विलिब्रियम में C का मोल कितना है, ट्वाइस x इक्वल टू 0.5, तो x इक्वल टू 0.25 हो गया। देयरफॉर निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देयरफॉर कैसे इक्वल टू 0.25 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0.25 इंटू 1 माइनस 0.25, 2.75 इंटू 75। फाइनली आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेशन, आंसर इज 0.12। कैसे, दिस इज इन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। गिवन रिएक्शन 2x plus y giving z 80 कैलोरी, मतलब क्वेश्चन नंबर 94 is given delta S equal to given minus 80 kilo calorie. That means exothermic reaction. Which combination of pressure and temperature gives the high yield of Z at equilibrium? अभी for exothermic reaction, exothermic के लिए क्या होता है, low temperature, forward reaction, low temperature कम होना है and pressure high होना है, and high pressure for forward reaction, तो अभी देखिए
टेम्परेचर सबसे कम है कहाँ, ऑप्शन सी और डी में, बट प्रेशर कहाँ है, ये सी है, तो सुइटेबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक्सोथर्मिक में हमेशा क्या होता है, लो टेम्परेचर में फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड हाई प्रेशर में फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, pH of salt of strong acid with a weak base, salt of strong acid, pH of salt of strong base with weak acid, weak acid strong base, तो सॉल्यूशन का pH क्या होगा, pH ग्रेटर देन 7, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, बेसिस स्ट्रांग, तो pH ग्रेटर देन 7, 7 प्लस होगा, 7 माइनस इतना है मतलब P के हाफ ऑफ P के W, उसका मतलब होता है 7, 7 प्लस होगा हमेशा, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, और उसका pH कितना होता है, 7 से ज़्यादा होते हैं, तो ऑप्शन एस pH इक्वल टू हाफ ऑफ P के W प्लस, और मैंने क्या बोला था, जो वीक है उसका ही डिसोसिएशन कांस्टेंट कंसीडर करना है, तो हाफ ऑफ P के A प्लस log of C, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द solubility product of AgCl in is KSP, then the solubility of AgCl in X molar KCl, तो क्वेश्चन नंबर 96 is given AgCl, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, T इक्वल टू T में A माइनस S, और क्या है KCl, K प्लस Cl माइनस, T इक्वल टू T में पूरा 0 हो जाएगा, X। अभी सॉल्यूशन में टोटल Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा, X प्लस S, देयरफॉर KSP इक्वल टू Ag प्लस एंड Cl माइनस, दिस इज S इंटू S प्लस X, KSP इक्वल टू S स्क्वायर प्लस SX, नेग्लेक्ट हायर पावर ऑफ S, देयरफॉर KSP इक्वल टू SX, S इक्वल टू KSP by X, दिस इज इन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, which of the following solution will have pH is closest to 1, pH closest to 1, क्वेश्चन नंबर 97, pH closest to 1, pH equal to 1 means solution is strongly acidic, solution क्या होगा, is strongly acidic, एसिडिक होगा तो कहाँ होगा, देखो इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कैन न्यूट्रलाइज द इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो पहला ऑप्शन में न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं होगा, और देखो कौन से ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि उसमें बेस का क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये नहीं होगा। अब चेक करेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में, तो हम चेक करते हैं pH इज क्लोजेस्ट टू 1 कहाँ होता है, देखते हैं। अभी यहाँ पे ऑप्शन डी चेक करते हैं, 75 ml ऑफ M/5 HCl plus 25 ml of M/5 NaOH, HCl is the strong acid and NaOH is the strong base, तो अभी क्या करेगा, 25 ml ऑफ NaOH ने 25 ml ऑफ HCl को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, तो बचेगा क्या, उसका बचेगा कितना, HCl बचेगा कितना, 50 इंटू लेफ्ट HCl, बचेगा कौन, HCl बच जाएगा, कितना बचेगा, 50 इंटू 1/5, ये तो बचेगा, H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल देंगे यहाँ पे, 50 इंटू 1/5 कितना था, 1/5 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा, इन टोटल वॉल्यूम कितना है 100 ml, दिस इज इक्वल टू 10⁻² मोल पर 10⁻² इन 100 ml। अभी pH निकालने के लिए देयरफॉर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन 1000 ml मीन्स 1 लीटर कितना हो जाएगा, 10⁻² इंटू 1000/100, दिस इज 10⁻⁻1, देयरफॉर pH इक्वल टू माइनस log ऑफ H प्लस, दिस इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, pH ऑफ मिक्सर ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 0.1 मोलर एसिडिक एसिड, तो देखते हैं HCl का क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 98, HCl ये देगा H प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो T इक्वल टू 0 में 0.01 0 एंड 0, T इक्वल टू T में ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.01
0.01 और क्या है, एसिडिक एसिड है। ये क्या देगा, कंजुगेट बेस प्लस H प्लस, तो ये क्या है, वीक एसिड है। T इक्वल टू 0 पे 0.10, तो वीक एसिड का टोटल डिसोसिएशन नहीं होता है, 0.1 माइनस एक्स, 0.1x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल H प्लस इक्वल टू 0.01 प्लस 0.1x, उसका 1 लीटर है, ठीक है ना, उसका भी 1 लीटर है, उसका भी 1 लीटर है, टोटल कितना होगा, फॉर 2 लीटर, देयरफॉर H प्लस आयन फॉर 1 लीटर कितना हो जाएगा, ये होगा 0.01 प्लस 0.1x डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 0.5 इंटू 0.01 प्लस 0.1x बाई 2, ये होगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो गया, प्लस 0.1x बाई 2। तो फॉर एसिडिक एसिड इज वीक एसिड, x is very less than 1, therefore total H plus concentration equal to हो जाएगा 5 into 10 to the power minus 3, therefore pH equal to minus log of H plus 3 minus log of 5, this is 2.3, तो approximately पूछा 2.3 आया आंसर, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, for the reversible reaction N2 gas plus 3H2 gas giving 2 NH3 gas plus heat, this is also exothermic reaction। 99 delta H negative, तो by increasing pressure क्या बोला, the equilibrium shift in the forward direction, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज का है, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। एक्सोथर्मिक में लिए बोला था T इंक्रीज T डिक्रीज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, forward reaction, that means option number D is the correct answer। Next move to the question number 100। question number 100, which of the following salt is acidic, acidic salt मतलब after losing H plus उसमें और H plus होगा ऑलरेडी, तो उसमें एक ही ऑप्शन लग रहा है, देखो कौन लूज कर सकते हैं और H plus, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन है और बाकी किसी के पास नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।